बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उन मुज़ाकरात से फ़रार की कोशिश की जाएगी और लगातार फ़रार की कोशिश आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि PMLN को अब इस बात की समझ आ गई है कि अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में इन मुज़ाकरात को जारी रखा, देखें पहले तो वो ख्वाहिशात का इजहार करते रहते थे कि PTI आए, आकर बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे, उसके नतीजे में वो एक ठप्पा चाह रहे थे, किसी तरह हमारे ऊपर ठप्पा लगे कि हम गवर्नमेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ये रूम नहीं दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है या जिन्होंने हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत की है, जो एक्चुअली इस वक्त इक्तदार में है। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक हामी भर ली, उन्होंने कहा ठीक है हम इनसे भी मुज़ाकरात कर लेंगे, यही तो है एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। ये बात इतनी सादा भी नहीं है। जब एस्टेब्लिशमेंट के बैक डोर राब्ते शुरू हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनकी तरफ से दरखास्त की गई कि हमें फेस सेविंग दी जाए, और फेस सेविंग के लिए जरूरी है कि आपके लोग रिकॉर्ड के ऊपर जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात करें, क्योंकि देखिए कोई ना कोई कवर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुद ही मुज़ाकरात करके खुद ही चीजें तय कर ले। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सामने एक फेस रखती है कि जनाब ये चीजें यहां पे हो रही हैं और ये इस तरीके से जस्टिफाई हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा अपने आप को पीछे रखकर काम करते हैं। अब जब हुकूमत को मुज़ाकरात में आना शुरू हुआ तो हुकूमत को पता चला कि यहां पर तो हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पकड़ाई दे नहीं रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं तहरीरी मुतालबात, कि तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात दे, ताकि बाद में उन तहरीरी मुतालबात को NRO का नाम दिया जा सके। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर तहरीरी मुतालबात ज्यादा ही ये मांग रहे हैं तो इनको इस तरह के तहरीरी मुतालबात दे जो पूरे पाकिस्तान की आवाज हो। जैसा कि आप इंटरनेट की बंदिश बंद करें, जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां खत्म करें, जैसा कि आप झूठे मुकदमात पाकिस्तान के शहरियों पर डालना बंद करें, जैसा कि जितने शहरियों का आपने जो नुकसान किया उस नुकसान का अदाला करें, जितने लोगों की गाड़ियां तोड़ी उनकी गाड़ियां वापस की जाए, जितने लोगों को जुल्म और जबर का शिकार किया गया उन तमाम से माफी मांगे रियासत। यानी वो बहुत सारे ऐसे मुतालबात कर सकते हैं जो इखलाकी नौइयत से और इस नुक्ता नजर से वो अवाम की नजर के अंदर बड़े बुलंद किस्म के मुतालबात होंगे। तो इस तरह के मुतालबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। हुकूमत जो है उसके लिए इस मुज़ाकरात में कुछ हासिल करना मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए हुकूमत के लिए मुमकिन तब था जब हुकूमत को ठप्पा चाहिए होता कि जनाब हम बैठे हुए हम हुकूमत है। अब हुकूमत को यह पता चल गया है कि मुज़ाकरात हो ही इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब रास्ता देना है, क्योंकि दीवार से लगा लगा कर एस्टेब्लिशमेंट थक गई है। कितने ही बंदे इस काम पे लगा दिए थे, मैं उंगलियों के ऊपर आपको गिना सकता हूं कि बेशुमार ऑफिसर थे जिनको मैं जानता हूं, और वो इंटेलिजेंस के लोग हैं बेचारे, वो अच्छे खासे दहशतगर्दी में काम करना है किसी और चीज में, वो सारे सियासत पे लगे हुए थे, पहले भी लगे रहते थे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसी बड़ी एंगेजमेंट पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा जो आपका इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स है वो एक ही काम पे लगा हुआ था कि PTI को तुम दो, PTI को पकड़ दो, PTI पे बयाना बनाओ, PTI की सोशल मीडिया, ये जनाब डिजिटल दहशतगर्द है, ये फलाने ये टमकाने, वो कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पूरी इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ को रास्ता देना है तो रास्ता देने के लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन के तौर पर सियासी जमातों को आपने सामने बैठा दिया। सऊदी अरब वाले बयान से भी अब मना कर दिया गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सऊदी अरब वाला बयान जो है वो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गया, बल्कि हुकूमत को डांट पड़ी है कि आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दिलवा रहे हैं, सऊदी अरब को आप अपने अंदरूनी मामलात में क्यों घसीट रहे हैं। अगर कोई बैकडोर चैनल से या कोई पीछे रहते हुए कहीं पे कोई एक आधी मदद कर सकता है, कोई एक आधा जुमला बोल सकता है, तो ठीक है आप वो मदद हासिल कर लें। अब ये तो बड़ा ही गैर जरूरी है कि किसी ने आपकी मदद की और आपने डंडोरा पीट के उसको भी अपने साथ लाके सफ में खड़ा कर दिया कि जनाब ये भी मेरे साथ शरीक जुर्म है, आज के बाद जब आपने मुझे गाली देनी है तो आपने इसको भी गाली देनी है। तो सऊदी अरब को इस बात का अदराक है। अब आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आवाजें जो उठ रही थी वो थोड़ी मदम हो जाएंगी, या इस बात को उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा था। इसके बारे में सख्त रद्द-ए-अमल आया और इसके ऊपर मना कर दिया गया है। जिस इमरान खान को माजी में फर्क देखें ये पड़ा ना कि जिस इमरान खान को माजी में फितना कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, बलवाई कहते थे, जिस इमरान खान को कहते थे इंतशारी टोला लेकर आए और पता नहीं कौन कौन से नाम इनके लिए रखे हुए थे, उसी इमरान खान को आज इमरान खान कह के उनको साबिक वज़ीर आज़म कह के मुखातिब किया जाता है। उसी इमरान खान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए मिन्नतें की जाती हैं। जिस इमरान खान को जेल के अंदर डालना इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसी इमरान खान को इस जेल से बाहर निकालना आज निज़ाम की सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन वो इमरान खान जेल में गया भी बड़ा मुश्किल से था, यानी उसको जेल में डालना भी बहुत मुश्किल था। अब वो जेल से निकल भी बहुत मुश्किल से रहा है, यानी उसको जेल से निकालना भी बहुत मुश्किल है। इमरान खान की शख्सियत के अंदर एक चीज है, वो जहां जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे वो हॉल में जाते हैं वो उस तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। इस बात का किसी को आइडिया नहीं था, यानी इन्हें लगता था कि 10-15 दिन में इमरान खान टूट जाएगा और हम एक रोता हुआ इमरान खान बाहर निकालेंगे, जो इमरान खान बाहर निकल के रो रो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो ये कहेगा जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम माफी मांगते हैं, हम आइंदा इन चीजों का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन्हें लगा बहुत कमजोर आदमी है, उसका तवक्कल बहुत बढ़ गया था अल्लाह रब्बुल इज्जत पे। अब ये वाला इमरान खान जो है ये तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था। ये वाला इमरान खान वो है जो बहुत सारा दीन को स्टडी कर चुका था। जब भी वो तकरीर करता था तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम की वो मिसालें देता था, अल्लाह के हुक्म की बात करता था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से वो शुरू करता था। तो इमरान खान का तवक्कल और उसका लेवल कुछ और था। उसको जेल के अंदर तो डाल दिया, वो वहां जाकर भी एडजस्ट हो गया, वो दरवेश आदमी है। अब ये कहते हैं बाहर आओ, वो बाहर नहीं आता। तो मामला यहां पे आके बेचारों का फंसा हुआ है। अब उसी आदमी को जिसको जलील करने के ऊपर ये सारे लगे हुए थे, अब उसकी इज्जत करने पर मजबूर है। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत ये मेरे रब के हाथ में है, जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। राज़िक जो है वो मेरा रब है,
कोई और जो है वो राज़िक हो भी नहीं सकता। अब जनाब ज़ुल्म खलीलदाद साहब एक मरतबा फिर मैदान में आ गए हैं। उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो स्टेटमेंट आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ुल्म खलीलदाद दोबारा से पर तोड़ रहे हैं कि इस रीजन में उनको इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिल जाए, और वो बड़े गौर से नजर रख के बैठे हुए हैं पूरे खित्ते के ऊपर, चाहे वो अफगानिस्तान के मामला हो, चाहे पाकिस्तान के मामला हो, चाहे ये साउथ एशिया का रीजन जितना भी है, इसके अंदर जो जो चीजें या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनके बारे में ज़ुल्म खलीलदाद अपना मौक़िफ़ बड़ी तेजी से ले रहे हैं और इसके ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो इस इंतजार में है कि डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत उन्हें यहां पे कोई अहम जिम्मेदारी दे दे। अब उनका जो नया स्टेटमेंट है उसका उर्दू ट्रांसलेशन में आपको बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को 3 बहरानों का सामना है। 3 जो बुनियादी बहरान है जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान को सामना है, उसमें एक सियासी बहरान है, और वो उसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि सियासी बहरान की वजह जो है वो इमरान खान की कैद है। जो सियासी बहरान है वो सबसे बड़ा बहरान है पाकिस्तान का, और उसका जो बड़ा रीजन है वो इमरान खान की कैद है। नंबर 2 इक्तसादी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त खड़ा हुआ है। इसके बारे में मेरे पास कुछ आदाद शुमार है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नालायक और नकम्मी हुकूमतें लाकर बदएतमादी पैदा करके हमने अपनी मईशत को तबाह किया। और तीसरा उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का एक बहरान है, जो अफगानिस्तान के साथ शदीद झड़पें और सैकड़ों पाकिस्तानियों की हलाकतें। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एक नए आगाज की जरूरत है, और यह आगाज इमरान खान की आजादी से होना चाहिए। ये ज़ुल्म खलीलदाद कह रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में से एक है, और इस खित्ते के ऊपर उनकी बहुत नजर है। ज़ुल्म खलीलदाद का अगर पूरा स्टेटमेंट आप देखें तो वो कहते हैं पाकिस्तान को 3 बहरान है, एक सियासी है, एक इक्तसादी है और सिक्योरिटी है, और इन तीनों के होते हुए पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की जरूरत है, और वो जो नई शुरुआत है वो इमरान खान की आजादी से होनी चाहिए। ये ज़ुल्म खलीलदाद ने कहा। अगर ये शख्स इस खित्ते के अंदर दोबारा किसी आम ड्यूटी पे आता है तो ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अब नाज़रीन इस मामले पे आ जाए कि आप इन तीनों बहरानों के लिए जिम्मेदार कौन है, तो देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सिंपली मैं आपको कहूं तो, क्योंकि जो सियासत के अंदर उनकी मुदाखलत है, उन्होंने पाकिस्तान को एक सियासी बहरान में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज जो पाकिस्तान में सियासी बहरान है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से है। नवाज शरीफ भी यही कहते हैं, आसिफ अली जरदारी भी यही मानते हैं, फजल रहमान साहब भी यही मानते हैं, ANP भी यही मानती है, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहते हैं, तहरीक लबैक के लोगों से आप बात करें वो भी यही कहते हैं, MQM के लोगों के साथ आप बैठ जाएं वो भी यही कहते हैं। पाकिस्तान की कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका मौक़िफ़ इसके बरक्स हो। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब ये कहती हैं कि आज पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है, चाहे इसका आगाज 2013 में हुआ, चाहे 2018 में हुआ, चाहे इसका आगाज 2022 में हुआ, चाहे इसका आगाज अभी 2023 में हुआ, जब भी हुआ, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। अगर वो अपने आप को सियासत से बाहर रखती तो ये बहरान पाकिस्तान में ना होता। दूसरा इक्तसादी मामला जो है वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम के साथ जुड़ा होता है ना। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो इक्तसादी या माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, वो आ नहीं सकता। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है कि वो एक ऐसी हुकूमत बना देते हैं पाकिस्तान में जिनसे लोग प्यार ही नहीं करते, जिनसे लोग बात ही नहीं करना चाहते, उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, तो फिर लोगों का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है, फिर इस्तेहकाम नहीं आता और मईशत आपकी खराब हो जाती है। और तीसरा सिक्योरिटी का इशू है, तो खालिसतन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इशू है, और इसकी हमने हमेशा गलत हैंडलिंग की है। हम पराई जंगों का हिस्सा बनते रहे हैं, हमने इस मुल्क के अंदर बेशुमार ड्रोन हमले करवाए हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस जंग का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन गए कि उनके प्यारे मारे गए थे और वो अब मरने मारने पर उतरे हुए हैं। तो ये एक बड़ी लंबी जंग है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मफादात भी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फितने भी हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट और जो मिलिट्री है वो ये कहती रहती है। लेकिन इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अमन व अमान के क़याम के बारे में, वो कुछ गलत पॉलिसीज भी है पाकिस्तान की, कुछ गलत हालात भी है पाकिस्तान के, कुछ आर्मी दबाव भी है और कुछ साजिशें भी हैं। इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल को अपने काम तक महदूद कर ले, यानी हमने किसी और के काम में मुदाखलत नहीं करनी, सियासतदान जाने सियासत जाने, हमने मुदाखलत नहीं करनी, मुल्क जैसे चलना है वो अवामी मैंडेट वाली हुकूमत जाने, हमने उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करनी, हमने सिर्फ अपना काम करना है, बाकी कारोबार कैसे चलता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहां पे इस तरफ जाती है तो ये 3 मसाइल आपके हल होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इमरान खान साहब की आजादी इसका एक नुक्ता है, आगाज हो सकता है। एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का जिसका यहां पे जिक्र नहीं किया ज़ुल्म खलीलदाद ने, और मैं इन सारे मसाइल से बड़ा मसला उसको समझता हूं। कभी ना कभी ये मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तानियों का बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तानी इस मसले से पाकिस्तान को इंशाल्लाह निकालेंगे, चाहे एहतजाज करके निकालें, चाहे इनकलाब लाकर निकालें, चाहे सॉफ्ट इनकलाब लाकर निकालें, चाहे वोट के जरिए निकालें, कैसे भी करें ये निकल जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। आज नहीं निकलेगा तो साल में निकल जाएगा, साल में नहीं निकलेगा तो 10 साल में निकल जाएगा। लेकिन एक मसला नाज़रीन पाकिस्तान का ऐसा है जिसको हल करना बहुत जरूरी है और उससे पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा जब तक कि पूरी कौम मिलकर एफर्ट नहीं करेगी। तमाम सियासी जमातों को भी बीच में आना पड़ेगा, तमाम तबकात को बीच में आना पड़ेगा, हर फर्द को किरदार अदा करना पड़ेगा जो हम फंस गए जिस मसले में, और वो मसला है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां पे ये इशू सबसे ज्यादा उठा हुआ है। हमारी हवा जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं रही। पूरी दुनिया में जब कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में या किसी नई जगह पे जाना चाहता है तो वो सबसे पहले आजकल के दौर में वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करता है इंटरनेट के ऊपर, AQI, और पाकिस्तान के किसी भी शहर का AQI बेहतर नहीं है।
पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। लाहौर में पैदा होने वाला इंसान जो है जो वहां पे जिंदगी गुजारेगा उसकी जिंदगी के 7 साल कम हो सकते हैं एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक। लिहाजा हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत तेजी से काम करना होगा, इस पे पैसा खर्च करना होगा, इसके ऊपर कोशिश करनी होगी, जंगलात की कटाई रोकनी होगी, नए जंगलात फौरी तौर पे लगाने होंगे, आलूदगी पर काबू पाना होगा और बेशुमार इकदाम करने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। यानी आप मुल्क को जितना मर्जी आप जमहूरी बना ले, जो मर्जी कर दें, जब तक आप वहां सांस नहीं ले पाएंगे तब तक वो रहने के काबिल नहीं होगा। लिहाजा ये सुनने में आपको छोटा लगता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत बड़ा इशू है, इसको भी पाकिस्तान को फौरी तौर पे एड्रेस करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और डेवलपमेंट है, वो ये है कि वुकला ने फैसला किया है कि वो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इज्तिमात करेंगे और आवाज उठाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ। फौजी अदालतें तो अदालतें नहीं होती ना, तो उनके फैसले की औकात क्या है, लेकिन फौजी अदालतों ने सिविलियन को सजाएं सुना दी हैं और अभी तक जो 100 से ज्यादा लोगों को सजाएं सुनवाई गई, किसी एक का भी फैसला सामने नहीं आया। वो बेचारों ने जो रहम की अपीलें की थी या उनसे करवाई गई थी वो तो सामने आ गई फटाफट, आर्मी चीफ के दफ्तर से लीक हो गई, लेकिन जो फैसला है वो अभी तक लीक नहीं हुआ। कोई एक फैसला भी सामने नहीं आया कि किस बुनियाद के ऊपर किस मुलजिम को क्यों सजा दी गई और उसका जुर्म क्या था, ताकि वो बेचारे जाके अपीलें करें। तो उन्हें कहा जा रहा है कि अपीलें छोड़ो, रहम की अपीलें करो, वहां से हम आपको छोड़ देते हैं, आप अदालतों में अपीलें ना करो, लेकिन वो फैसले सामने आने चाहिए, पता चलना चाहिए। वुकला ने जो खासतौर पर इंसाफ लॉयर फोरम है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अब इज्तिमात मुनक्कद किए जाएंगे और इसके हवाले से वुकला में और सोसाइटी में जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाएगी। एक और चीज आपको बड़ी अजीब बताता हूं नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला एक फैसला है वो 18 दिसंबर को महफूज हो गया था और ये कहा गया था कि 23 दिसंबर को सुना दिया जाएगा। 23 को पता चला कि जज साहब नहीं सुना रहे, 6 तारीख को सुना दिया जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे थे। 6 को पता चला जी मुज़ाकरात क्योंकि और आगे चले गए हैं, अब 6 का पता चल रहा है अभी भी नहीं सुनाया जा रहा। यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है उनका केस चला अदालत में और पहले फैसला महफूज हुआ, फिर जब सुनाना था तब नहीं सुनाया, लंबी डेट दी गई, अब जब दोबारा सुनाना है तो तब नहीं सुनाया जा रहा, फिर डेट देने की बात हो रही है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से खबर लेने वाले सहाफी हैं जो उनके बहुत करीब हैं, उन्होंने ये पहले बता दिया था, यानी जज ने या जो जुडिशियल सिस्टम है उसने नहीं बताया, इमरान खान के वकीलों को नहीं पता, जो कोर्ट रिपोर्टर ने उनको नहीं पता, वो बेचारे इस बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि जनाब क्या फैसला हो रहा है या ये फैसला आएगा या नहीं आएगा, वो नहीं जानते। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कवर करने वाले या उनके करीब रहने वाले जो सहाफी हैं वो इसको ब्रेक कर देते हैं जनाब कि 6 तारीख को भी फैसला नहीं आ रहा। आप अंदाजा करें क्या ये फैसला अदालत में लिखा जा रहा है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस फैसले को लिख रही है। मेरे दिमाग में ये सवाल इसलिए आया कि वो जो रिपोर्टर है वो कोर्ट को रिपोर्ट नहीं करते, वो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, उनके ताल्लुकात वहां पे वहीं से खबरें लेते हैं। अब जनाब वो ये कह रहे हैं कि फैसला फिर नहीं आना, ये यहां बेचारे जो कोर्ट रिपोर्टर है वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये कैसे आ गई खबर। उन्होंने कहा जी अदालत को तो पता ही अभी कुछ नहीं है, इवन जो अदालती अमला उससे राब्ता किया गया उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता। तो ये अब इंसाफ के ऊपर या निज़ाम इंसाफ के ऊपर बड़े सवालात पैदा हो जाते हैं कि जजेस के फैसले कैसे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, कहां से लिखे जा रहे हैं। तो इस किस्म के जो फैसले आते हैं ना वो लिखे हुए भी ऐसे होते हैं कि हाई कोर्ट में जाके फौरी तौर पे उड़ जाते हैं। इससे पहले जो 4 सजाएं इमरान खान साहब को जेल से दी गई हैं वो चारों इसी तरह उजलत में दी गई हैं और वो चारों फारिग हो गई बाद में जब वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंची, मामला वहां पे आए। और वो जो एक फैसला है खास तौर पर साइफर वाला जिसके ऊपर बड़ा बुलंदोबांग दावे किए गए थे, वो तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फारिग कर दिया, जो कभी इमरान खान साहब को रिलीफ देने का वो सोच भी नहीं सकते, वहां से फारिग हो गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाज़रीन एक नया काम शुरू कर दिया है और इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। नूरा कुश्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की है कि जनाब हुकूमत हमें एतमाद में नहीं लेती, हमने हुकूमत को सपोर्ट दी हुई है, हम हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले सकते हैं। ये सारी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। जब फॉर्म 47 लिया तब तो आप एतमाद में थे, जब इद्दत वाला केस हुआ तब भी पीपल्स पार्टी एतमाद में थी, जब गोलियां चलाई गई तब भी पीपल्स पार्टी एतमाद में थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ उस पर भी एतमाद में थी, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया उस पर भी एतमाद में थी, तशद्दुद और जबर के ऊपर भी एतमाद में थी, ब्रूट मेजॉरिटी बकौल बिलावल के उस पर भी एतमाद में थी, डंडे वाली जमहूरियत बकौल बिलावल के उस पर भी एतमाद में थी, एमएनएस को अगवा किया गया उस पर भी एतमाद में थी, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट लॉजिस पर हमले हुए उस पर भी एतमाद में थी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला हुआ उस पर भी एतमाद में थी, 2 दफा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या हुआ उस पर भी एतमाद में थी, डी चौक पर गोलियां चली उस पर भी एतमाद में थी, हाई कोर्ट में तोड़फोड़ करके साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर दिया गया उस पर भी एतमाद में थी, जबरी गुमशुदगियों पर भी एतमाद में थी। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सहाफियों पर सबसे ज्यादा जुल्म और जबर रिपोर्ट हुआ 2024 में उस पर भी एतमाद में थी, इंटरनेट को स्लो किया गया, बंद किया गया उस पर भी एतमाद में थी, और सोशल मीडिया की बंदिश पर भी एतमाद में थी। अब ये आ गए गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने, इन्हें पता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर आवाजें उठ रही हैं, ये जमहूरियत की दुश्मनी हुई है पाकिस्तान में, बेड़ा गर्क किया गया हर चीज का। तो अब वो बिलावल जो हर जुल्म और जबर का हिस्सा है वो आ गया मैदान के अंदर कि नहीं जी मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। ये पीएमएलएन वाले थोड़े दिनों में बताएंगे कि बिलावल किस जुर्म में कितना शरीक था और शरीके जुर्म था, लिहाजा ये बरीउ जिम्मा इस सारे मामले से नहीं हो सकता। हुकूमत ने नाज़रीन बड़े अजीबोगरीब दावे किए थे
یعنی اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ یعنی ایسے ایسے دعوے کیے کہ اگر آپ اکٹھا کریں تو $100 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ بنتی ہے جو پاکستان میں اب تک آ چکی ہے. یہ اخباری خبروں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اخباری خبریں دیکھیں تو یہ سعودی عرب سے آئے جناب $50 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ رہی ہے. پھر جناب یو اے ای سے آئے جی $10 ارب کی انویسٹمنٹ یو اے ای سے آ رہی ہے. جناب چائنا کے جی اتنے $1 کی چائنا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بین الاقوامی دوروں میں کوئی بندہ قریب سے گزر جاتا تھا نا کسی امیر ملک کا وزیر اعظم یا صدر, تو یہ فوری طور پہ فوٹو کھینچ کے خبر لگا دیتے ہیں جناب اتنے $1 اس ملک سے بھی آ رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی, یا میاں نواز شریف نے ایک دن سنایا تھا کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا, یہ وہ والا معاملہ. یعنی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکی, اور جو پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا اس کا انہوں نے خود بیڑا غرق کیا. اور کیسے کیا کہ $1.62 ارب, یہ وہ پیسہ ہے جو ایک سال میں آئی ایم ایف سے نہیں لے سکتے. $1 ارب کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی یورپی یونین میں جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں ادھار پیسے دے دو اپنے بینکوں میں رکھنے ہیں. اور یہ پیسہ باہر سے پاکستان آ رہا تھا $1.62 ارب, یعنی $1.62 کروڑ. اتنی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی تھی, اور اس کا صرف نقصان انہوں نے کر لیا انٹرنیٹ بند کر کے اپنا ضد اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. کہ جی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے نوجوان ہم سے سوالات کرتے ہیں, ہم سے سوال پوچھتے ہیں, ہمیں حقائق دکھاتے ہیں, ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں, ہمیں اپنی شکل پسند نہیں ہے لہذا اب انٹرنیٹ ہی بند کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ایسے ہی نا, انٹرنیٹ کو بند کرنا ایسے ہے کہ آپ کو شیشہ پسند نہیں ہے تو آپ شیشہ توڑ دیں. جناب نہ ہوگا شیشہ, نہ مجھے میری شکل نظر آئے گی. تو انٹرنیٹ بھی ایسے ہی ہے, جو سوسائٹی جیسی ہوتی ہے نا ویسے ہی اس کا انٹرنیٹ ہوتا ہے. جتنا غصہ اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے, جتنا رد عمل اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے, وہ سارا آپ کو انٹرنیٹ کے اندر نظر آتا ہے. ایسا کیا ہو گیا کہ 3-4 سال پہلے جو لوگ اس ملک میں ہیرو ہوا کرتے تھے, جن کے لیے کہانیاں سنائی جاتی تھیں, وہ لوگ سب سے بڑے ولن بن گئے. ایسا کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ یہی سوشل میڈیا نا تب بھی یہی تھا. تو جیسا آپ نے کیا اس کا رد عمل سوشل میڈیا پہ آیا. اب سوشل میڈیا کو بند کر کے بجائے وہ رد عمل کو کنٹرول کرتے, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا. جتنا پیسہ مانگنے کے لیے منت اور ترلا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پیسے کا نقصان کروا لیا ایک سال کے اندر. اور پاکستان کے جو اس کے اندر کارنامے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, لیکن یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.